नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 12वीं के पाठ क्रमांक 10 ओजोन विघटन का संकट यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी हैं। सबसे पहले हम पाठ पढ़ने से पहले लेखक के परिचय के बारे में और पाठ परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में ओजोन विघटन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से मनुष्य जो है वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जिससे कि ओजोन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है और उससे हम हर मनुष्यों के ऊपर भी समस्या आने की खतरा है, उन्हें भी परेशानी हो सकती है। इसलिए लेखक ने हमें यह बताया है कि हमें किस तरह से खुद को ओजोन विघटन होने से रोकना है और हमें सब कुछ पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है, जिससे कि हर सभी मानव जाति, पशु पक्षी, प्राणी सभी सुरक्षित रहें। तो बच्चों, आइए हम पहले लेखक के परिचय के बारे में पढ़ते हैं, फिर पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ओजोन विघटन का संकट। इस पाठ के लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी हैं। आपका जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं वह है लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि आपकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। विधा परिचय। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान से जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं और पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती हैं। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। बच्चों, आइए हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही।
इस प्रदूषण की चपेट में शायद ही कोई चीज़ बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो गया रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरन पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही हैं और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। लेखक हमें यह बता रहे हैं कि आज वर्तमान युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी चीज़ों का इतनी तेज़ी से आविष्कार हो रहा है कि चारों तरफ विज्ञान ही विज्ञान दिखाई दे रहा है। इस तरह से पर्यावरण जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है और इससे जल, वायु, हर एक चीज़ जो है पर्यावरण सब दूषित हो रहा है और इससे इसका असर जो है वह मानव के ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसी तरह से पर्यावरण को दूषित करते रहें तो हमारा जीवन जो है वह बहुत ही दुखमय से बीतेगा। क्योंकि पर्यावरण विद्वानों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया में पेयजल यानी पीने का जल भी बहुत मुश्किल से मिलेगा और शायद वो कह रहे हैं शायद ऐसा हो कि कोई भी जल स्रोत जो है यानी जहाँ से हमें जल मिलता है वो प्रदूषण से प्रभावित ना हो, ऐसा ही शायद कोई होगा, क्योंकि चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण फैला हुआ है। तो लेखक आगे बता रहे हैं कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं बल्कि पानी के लिए होगा। यानी परिस्थिति यहाँ तक पहुँच जाएगी कि लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा और उसके लिए युद्ध होने की संभावना है, क्योंकि जो है हम धरती पर संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। दोहन यानी अनियंत्रित उपयोग, यानी जो भी हम नए नए विज्ञानी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हम कर रहे हैं दिन पर दिन, जिससे कि पर्यावरण बहुत ही दूषित हो रहा है और इसका जो है हमारे ऊपर भी असर हो रहा है और हम पर्यावरण के ऊपर बहुत असर हो रहा है, जिससे कि धरती का पूरा जो परिस्थिति है वह एकदम से चरमरा गया है और वह उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। यानी अगर इसी तरह से प्रदूषण चारों तरफ फैलती रहे तो हमारा जीवन रहेगा या नहीं रहेगा हम यह भी सोच नहीं सकते हैं। आगे लेखक बता रहे हैं कि फ़िलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यहाँ सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन क्या है, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। एहतियाती यानी पूर्वोपाय यानी प्रिकॉशंस लेना। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति के तीक्ष्ण और विषैली होती है।
यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नालिका में जाने पर जलन पैदा करती है, लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। लेखक बता रहे हैं कि हम तो पहले यहाँ पर सभी प्रदूषण नहीं बल्कि सिर्फ एक ही प्रदूषण के पहलू के बारे में बात करेंगे, जो है ओजोन विघटन का। तो सबसे पहले लेखक बता रहे हैं कि ओजोन विघटन है क्या और ये हमारे लिए किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम जान लें। ओजोन विघटन अगर हो रहा है तो इससे हमें एहतियाती यानी हमें उसके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि किस तरह से हम उसे कंट्रोल में ला सकते हैं, वो विघटन ना होने पाए। तो इस तरह से लेखक बता रहे हैं कि ओजोन जो है वो एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। और आगे बता रहे हैं कि यह गैस जो है वो नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। हाँ, तो इस तरह से जो है अगर वो और भी प्रदूषित होता गया तो मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाएगी, जो कि मानव के श्वसन नलिका यानी जो सांस लेने वाली नली होती है उसमें जाकर ये क्या करेगी, जलन पैदा करेगी और वो मानव के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। आगे फिर बता रहे हैं कि यह जो ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और परावैंगनी किरणें होती हैं। परावैंगनी किरणें अल्प तरंगदैर्घ्य की तरह होती हैं। ये किरणें काफ़ी घातक होती हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। लेखक बता रहे हैं कि जिस वजह से हमारा धरती फल फूल रहा है और जिसकी वजह से जीवन इस धरती पर संभव है वह ओजोन ही है। ओजोन के कारण ही हमारी धरती पर जीवन का अस्तित्व है। अगर ओजोन नहीं होता तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी हमारा ही अस्तित्व नहीं होता। ओजोन गैस जो है वह वायुमंडल से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, ऐसा लेखक बता रहे हैं। और फिर इसकी सांद्रता जो है वह धरती के 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। और बता रहे हैं आगे कि सौर विकिरण जो है यानी सूर्य की जो किरणें हैं उनमें अनेक तरह की बहुत सारी किरणें होती हैं, जिसमें कि दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और परावैंगनी किरणें हैं। तो सबसे ज़्यादा जो परावैंगनी किरणें होती है उनकी जो तरंग दैर्घ्य है यानी जो भी उनमें से कुछ भी उनकी किरणें निकलती हैं तो वह जो है वह हमारे लिए काफ़ी घातक होती है, क्योंकि उसमें बहुत ही अधिक ऊर्जा होती है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह से आगे अगर हम देखें तो लेखक हमें बता रहे हैं कि हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह पर चली आए तो इंसान के साथ ही जीवन मंडल में तमाम दूसरे जीव जंतु को भारी नुकसान हो सकती है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोज़मर्रा के जीवन में सामान्य छतरी, धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। इसलिए प्रायः इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं।
सभ्यता के आदिम काल से यह धरती जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है और उसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है। विकास की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारखानों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ही कोई ऐसी चीज शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। स्पष्ट है, ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। लेखक बता रहे हैं कि जो भी है, ओजोन किरणें जो है वह जो पराबैंगनी किरणें यानी सौर मंडल की जो भी पराबैंगनी किरणें जो भी घातक किरणें होती है वह धरती पर सीधे आने से उन्हें रोकती है। यानी ओजोन के कारण ही हमारा जो धरती है वह सुरक्षित है, क्योंकि अगर ओजोन नहीं होते तो जो भी सौर की किरणें होती, जो भी घातक किरणें रहती, वह सीधे धरती पर आती और जिससे कि जीव जंतु और मानव जीवन ये सब बहुत ही उन पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता और इससे धीरे धीरे जीवन जो है वह समाप्त होता चला जाता। इसलिए ओजोन जो है वह धरती पर आने वाले बुरे किरणों को खुद के अंदर अवशोषित कर लेती हैं। तो आगे जो है हम इंसानों को ये सोचना चाहिए कि इस तरह से हम कोई भी काम करें जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है वह उसका संतुलन ना बिगड़े, वह संतुलित रहे। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। आजकल इतने सारे कल कारखाने जो बने हुए हैं जिससे कि हमेशा पर्यावरण दूषित ही हो रहा है। तो और इससे जो है ओजोन भी बचा नहीं है, वो भी अब एकदम गंदा होता चला जा रहा है। इसलिए हमें ओजोन विघटन को होने से बचाना है, क्योंकि अगर वो विघटन हो गया तो धरती पर बहुत ही बड़ी समस्या का हमें सामना करना पड़ सकता है। आगे फिर लेखक क्या लिखते हैं हम यह पढ़ेंगे। आइए अब देखें कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक यानी फ्रिज, एयर कंडीशनिंग और वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ थी। उदाहरणार्थ ये गैसें तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी, अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के लिए क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं, क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। इस तरह ये आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी के एक क्रांति सी आ गई। तदंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशनर में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। लेखक बता रहे हैं कि यह ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। तो वो बता रहे हैं कि आजकल जो दैनिक जीवन में यानी रोज़मर्रा के जीवन में सब कीटनाशक दवाओं, प्रसाधन सामग्री, रंग रोगन से लेकर
दवाओं और फ्रिज तक जो है उससे जो है ओजोन विघटन की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्योंकि पहले जो था फ्रिज के लिए वो अमोनिया और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन दिन पर दिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उसके इस्तेमाल में बहुत सी कठिनाइयाँ आती थी, और जैसे जैसे समय और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और वैज्ञानिकों ने नए नए खोज किए, तो फिर इससे उन कमियों को समाप्त किया गया। और फिर 30 दशक में थॉमस मेडले द्वारा उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक खोज किया, जो कि प्रशीतन के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति ला दी। यानी जो भी काम वो अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड से करते थे, उन्होंने उसकी जगह CFC का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। और उसका उपयोग जो है दिन पर दिन बड़े पैमाने पर होने लगा, यानी उसका जो भी है उसका बहुत ही अधिक उपयोग होने लगा। और इस तरह से जो कि धीरे धीरे ओजोन की समस्या उत्पन्न होने लगी। आगे हम पढ़ते हैं, CFC यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन। ये पानी में भी नहीं घुलते। यहाँ स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिक का आखिर होता क्या है। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक F.S. रोलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। उनका शोध पत्र 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया था कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया, लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 ईस्वी में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हो गई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की, बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के ओजोन की परत काफ़ी छिद चुकी है और उसकी वजह से वहाँ एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निबंस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलैंड की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को रोका न गया तो ओजोन परत के छिजने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती की तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेकानेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियाँ फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। लेखक बता रहे हैं कि ये जो CFC गैस है, जो कि CFC है, जो न कि ऑक्सीकरण होता है और ना ही उसका अपघटन होता है, यह जो है इसकी वजह से जो ओजोन है उसे बहुत ही भारी नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिक रोलैंड ने भी कहा है कि इसकी ओर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये धीरे धीरे ओजोन को समाप्त कर देगा। और पहले तो उनकी बात तो उन्होंने अपने नेचर नामक पत्रिका में भी इसे प्रकाशित करवाया था, और उन्होंने यह बताया कि अगर यह धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ता रहा तो जो ओजोन परत है, यानी जो आने वाली सौर किरणों को धरती पर आने से रोकती है, वो ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो जो भी सौर की पराबैंगनी किरणें हैं वह सीधे धरती पर आकर पड़ेंगी, और जिसकी वजह से मानव जाति को, जीव जंतु को बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं और त्वचा संबंधी कैंसर भी होने का अधिक खतरा है, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन पहले शुरुआत में सबने रोलैंड को
का उपहास किया और सब उन्हें सोचे कि अरे ये तो पर्यावरणवादी कहकर ये पर्यावरणवादी है कहकर उनका उपहास करने लगे। लेकिन जब बाद में 1985 में ब्रिटिश शासन ने सर्वे किया तो फिर उनके टीम ने भी वही ये कहा कि जो रोलैंड ने बताया था। तो इस तरह से रोलैंड की बातें जो थी वह सही साबित हुई और उसके बाद फिर कई लोगों ने अधिक सर्च किए और जो भी बातें रोलैंड की थी वो सब सही साबित हुए। इसीलिए लेखक बता रहे हैं कि अगर इसी तरह से बहुत सारे टीम ने सर्च किया जिसके अनुसंधान से पता चला कि रोलैंड जो है वो बात जो बोल रहे हैं वो सही है, इसके लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि तापमान में वृद्धि ना हो और जो ओजोन परत है उसे हम किसी तरह से छीजने से बचाए, यानी छीजना यानी कमी घटना। अगर वो धीरे धीरे घट जाएगा तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पर सीधे आकर पड़ेंगी और इससे हमें बहुत ही नुकसान हो सकता है। इसके लिए हमें इन सब को पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। आगे हम पढ़ते हैं फिर। CFC रसायन चूँकि हवा से हल्के होते हैं अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक परावैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं जहां इनका प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे छिजती जा रही है। ह्रास यानी कमी। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जिस CFC को हम निष्क्रिय समझते थे वह इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। ऐसा श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होता है। यहाँ गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की एक खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है जो बेहद चिंतनीय है। लेखक बता रहे हैं कि पहले जो थे सब CFC को एक निष्क्रिय यानी जो कार्य करने में सक्षम ना हो इस तरह से उसको निष्क्रिय समझते थे, लेकिन वह धीरे धीरे इतनी तेज़ी से सक्रिय हो गया, सक्रिय यानी जो कार्य करने में सक्षम हो गया कि वह उससे जो निकला हुआ क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन है वो ओजोन गैस को इतना अधिक प्रभावित करने लगा कि वो धीरे धीरे ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलने लगा। और इस तरह से अगर उसकी श्रृंखला ऐसे ही चलती रही तो फिर धीरे धीरे जो है वो ओजोन के हर एक परत को धीरे धीरे समाप्त करता जाएगा और फिर जो भी ओजोन में अनेक छिद्र होते चले जाएंगे। अभी वो बता रहे हैं कि पिछले वर्षों जब शोध कार्य हुआ था तो दक्षिणी ध्रुव की में ऊपर एक मौजूद छिद्र आकार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और फिर उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में उत्तरी भाग में जो था उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाया गया है। ओजोन आवरण यानी जो ओजोन का एक परत है, कवर है, उसमें छिद्र पाया गया है। तो वो बता रहे हैं कि अगर इसी तरह से ऐसा होता रहा तो आने वाले समय जो है वो बहुत ही चिंतनीय है, उस पर हमें विचार करना चाहिए और पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। आगे फिर लिखते हैं कि
ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभरकर सामने आए। मुद्दा था गैर CFC प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण। विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करें, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। सन 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में CFC की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की CFC की खपत 50 गुना ज़्यादा थी। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीक में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। इसके अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण में मदद के साथ ही CFC के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया कराना मुख्य है। समझौते के तहत यह व्यवस्था है कि सन 2010 तक विकासशील देश की CFC का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। लेखक बता रहे हैं कि जब इतना CFC का इतना ज़्यादा उपयोग होने लगा, तो ओजोन संकट पर विचार करने के लिए जो है दुनिया बहुत सारे देशों की बैठक हुई। जो पहली बैठक हुई वो वियना में हुई 1985 में, और फिर उसके बाद दूसरी बैठक जो हुई वो कनाडा में 1987 में हुई, शहर मॉन्ट्रियल में हुई थी, और दुनिया के 48 देशों ने उसमें भाग लिया था। और उस बैठक के दौरान सबने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर CFC को रोकना है तो उसकी खपत यानी जो उसका इस्तेमाल जो हो रहा है, उसका उपयोग जो है वह कम से कम हो। 1995 तक सभी देश CFC की खपत पर 50% की कटौती करने का ऐसा वो सबने प्लान बनाया, ऐसा योजना बनाई कि पहले 50% कम करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे 1997 में 85%, एक 2 साल में दिन पर दिन उसे कम करने की कोशिश करने लगे। तो सबसे वो बोल रहे हैं कि जो भी होगा उस पर विकासशील जो देश हैं उन पे उन्होंने मतभेद उभर कर सामने आया। यानी मुद्दा था CFC जो है गैर प्रौद्योगिकी जो है ये कौन ज़्यादा उपयोग कर रहा है, जो देश विकसित हैं, जो विकासशील हैं वो ही ज़्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं, और उस पर जो भी खर्च आएगा वो धनी देश जो है वही करेंगे, क्योंकि इसका उपयोग जो है प्रशीतन का वही सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। और जब सबने उसका आंकड़ा निकाला कि सबसे ज़्यादा देश CFC का उपयोग कौन सा देश कर रहा है, तो उसमें जो है वह 30% जो है हिस्सेदारी सिर्फ अकेले अमेरिका की थी, और भारत की हिस्सेदारी जो थी वह 0.6 था। यानी कम से कम भारत ने उपयोग किया था। इस तरह से बहुत सारी बैठक हुई और मामला यह निकला कि हम नए प्रशीतन का खोज करेंगे, जिससे कि ओजोन विघटन ना हो और हमारी समस्या का समाधान भी निकल सके। फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए
दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इसमें ओजोन विघटन की भी अहम भूमिका है। परावैंगनी किरणें जब धरती तक आती है तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये वस्तुएं परावैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती हैं। ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती हैं। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि के पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। ताप वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ रहा है। मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। लेखक बता रहे हैं कि अगर इसी तरह से मानसून जो है वह बदलता रहा, यानी जो भी है परावैंगनी किरणों के कारण धरती पर तापमान में वृद्धि हो रही है और इस वृद्धि के कारण जो समुद्र का जल स्तर है वह बढ़ता जा रहा है, तो उस कारण से कहीं पर अतिवृष्टि यानी अधिक बारिश हो रही है और कहीं पे अकाल पड़ रहा है यानी सूखा पड़ रहा है। तो इसी तरह से अगर तापमान के जलवायु में बदलाव होता रहा तो हमें बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर आगे लेखक बता रहे हैं कि वैसे विगत 1 सदी के दौरान भूमंडल में काफ़ी परिवर्तन पाया गया है। हाल ही में शोध के बाद पाया गया कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद का हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक यही हिमनद तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जाएं। ऐसे भी उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि ऊसर में बदल जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों के चलते इंसानी सभ्यता संकटापन्न है, अतः ज़रूरत है कि फौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाएं, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। लेखक बता रहे हैं कि विगत 1 सदी से यानी के दौरान जो भी भूमंडल में इतना परिवर्तन आया है, तो वो बता रहे हैं कि हाल में ही जो शोध हुआ था यानी रिसर्च के थ्रू हमें पता चला कि हिमालय के पास जो एक गंगोत्री स्थित गौमुख हिमनद है वह 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है, यानी धीरे धीरे वह जो है वो पिघल रहा है और इसी तरह से अगर वो दिन पर दिन पिघलता रहा तो जो है 21वीं सदी तक उसका साथ में ही हिमालय के दूसरे हिमनद भी धीरे धीरे पिघलकर गलकर समाप्त हो जाएंगे और उसका जो असर है वो उत्तर भारत में बहने वाली जो भी नदियां हैं उस पर पड़ेगा और धीरे धीरे नदियों का अस्तित्व जो है वह समाप्त हो जाएगा, यानी सभी नदियां जो है वह सूख जाएंगी और नदियों के सूखने से मैदान जो है वह उपजाऊ मैदान जो भी है यानी जहाँ पर खेती होती है वह उपजाऊ मैदान ऊसर में बदल जाएंगे। ऊसर यानी बंजर भूमि जहाँ पर पैदावार नहीं होती है। तो इसलिए लेखक कह रहे हैं कि हमें समय रहते कुछ ऐसा करना है कि स्थिति पर काबू पाया जा सके, यानी जो ओजोन विघटन हो रहा है उसे हम उस पर काबू कर सके,
यानी जो पर्यावरण को हम इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं खुद के स्वार्थ के लिए, अनेक तरह के जो भी चीज़ें हैं वो उपयोग कर रहे हैं, तो उसका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए और जिससे स्थिति पर काबू पाया जा सके और धीरे धीरे जो भी है इंसानों पर, जीव जंतुओं, पेड़ों पौधों पर आने वाले संकट को रोका जा सके। क्योंकि अगर अभी से ऐसे कदम नहीं उठाए गए तो शायद बहुत देर हो जाए और फिर हम कुछ भी ना कर सके। इसलिए बच्चों, इस पाठ से हमें यह पता चला कि अगर हम ज़्यादातर जो भी वैज्ञानिक चीज़ें हैं उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि वाहन, एसी, फ्रिज, ये सब चीज़ें, और भी कारखाने, फैक्ट्रियाँ, जो भी इन सब से जो भी वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो उसका जो है उसका प्रभाव हम सबके ऊपर ही पड़ रहा है। इसके लिए हमें कम से कम तकनीकी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने से बच सके और हम भी बच सके। जो भी आने वाले हमारे ऊपर संकट है उसको हम धीरे धीरे करके काबू पा सके। तो बच्चों, यह पाठ जो है यह पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।